कभी देश की सेना से सबूत मांगना, कभी यह कहना कि पुलवामा हमले में आरडीएक्स कहां से आया, सेना पर सवाल उठाना, अग्निवीर योजना पर प्रश्न खड़े कर। राहुल गांधी हिंदू समाज में जाति का जहर घोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों राज्य भयंकर कर्ज में हैं। सरकार पर लोन बढ़ता जा रहा है, जिसकी भरपाई आपके जेब से ही की जाएगी। उनका मकसद देश के लोकतंत्र को कमजोर करना है। संकट के जो बादल अभी आपको दूर नजर आ रहे हैं, पलक झपकते ही आपके सर पर मंडरा रहे होंगे। उस समय आप अपने फैसले पर पछता रहे होंगे, स्वयं को कोस रहे होंगे। मित्रों, पीएम मोदी ने हमें चेताया है कि हमें इस षड्यंत्र को समझना होगा और इसे नाकाम करना होगा। थोड़ा सा विचार कीजिए, जब आक्रांता आपको जबरन खास धर्म कबूलने को कहेगा, जब आपकी बहु बेटियों पर बुरी नजर रखेगा, आपके घर, आपकी जमीन हड़पने की कोशिश करेगा, तब आपको बचाने के लिए कौन खड़ा होगा? नमस्कार, मैं हूं राजन झा और स्वागत है आपका सैफरॉन इनसाइट पर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में संपन्न विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद छाए हताशा के बादल अब छट चुके हैं, क्योंकि हरियाणा में भाजपा केवल तीसरी बार सरकार बनाने ही नहीं जा रही, बल्कि यह जीत पहले के मुकाबले बड़ी जीत। बीजेपी को अकेले ही 48 सीटें मिल गयी। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर जीत का उत्सव मनाया गया, जिसमें बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद रहे। यहाँ पीएम मोदी ने लगभग 40 मिनट का एक स्पीच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान दो अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला। ये दोनों बिंदु न केवल वर्तमान राजनीति के महत्वपूर्ण पहलू हैं, बल्कि देश के भविष्य के लिए भी अत्यंत जरूरी हैं, और इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। पहला बिंदु है कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र। मोदी जी ने साफ शब्दों में बतलाया कि कैसे कांग्रेस बार बार देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करती, फिर चाहे वो न्यायपालिका हो, सेना हो या फिर चुनाव आयोग। कांग्रेस बार बार इन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती रहती। जम्मू कश्मीर में एक चुनाव हुआ, ऐतिहासिक चुनाव था, और जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने एक स्पष्ट जनादेश दिया कि जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। People of Jammu and Kashmir have given a clear, decisive, convincing mandate to the National Conference, Indian National Congress Alliance। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं, और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। पहले तो कांग्रेस की आदत सी बन चुकी थी ईवीएम पर सवाल उठाने की, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बाद और आम लोगों द्वारा ट्रोलिंग किए जाने के बाद उनकी यह आदत छूट रही है। लेकिन अब भी जनता से हार मिलने के बाद वो लोगों के जनादेश को नकार देते हैं। हरियाणा असेंबली चुनाव के नतीजे वाले दिन से ही आप जयराम रमेश का बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके बयान सुनिए। ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द पीपल ऑफ हरियाणा। और वही क्यों, हरियाणा के हुड्डा व कांग्रेस के दूसरे नेता दिल्ली तक पहुँच गए इलेक्शन कमीशन के। यह तो जनता का अपमान करने जैसा है। चुनाव आयोग हमेशा से आंकड़े देरी से ही जारी करता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप उसकी विश्वसनीयता पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? आप ईवीएम छेड़छाड़ की बात करते रहते हैं, आयोग कहता है आकर छेड़छाड़ साबित करो, तब कहाँ दुबके रह जाते हैं आप? क्योंकि सच तो कांग्रेस को भी पता है, लेकिन कांग्रेस की नीयत में खोट। नरेंद्र मोदी जी के 3 ब्रह्मास्त्र है, 3 हथियार है। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता, और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोगों के मन में एक ईवीएम के बारे में विश्वास कम होता जा रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं। 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश्न चुनाव आयोग के सामने रखे। नरसिम्हा जी हमारे बैठे हुए, इन्होंने खुद ने किताब लिख डाली थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या चुनाव आयोग का हाल व्यवहार निष्पक्षता से है क्या? 28 राजनीतिक दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा। 6 महीने में माननीय चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला। हम ऐसे चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करेंगे? इससे साफ है कि उनका मकसद देश के लोकतंत्र को कमजोर करना है। ये कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद है भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त कर देना, जैसा वो बांग्लादेश में कर चुके हैं। कभी देश की सेना से सबूत मांगना, कभी यह कहना कि पुलवामा हमले में आरडीएक्स कहां से आया। आपको नहीं पता आरडीएक्स कहां से आया? रोज खबर आती है कि बॉर्डर पर कभी नशे की खेप, तो कभी आरडीएक्स और कभी अन्य विस्फोटक पकड़े गए, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। कभी नहीं भी पकड़े जाते होंगे, क्योंकि इस पार से उस पार तक तो गद्दार भरे पड़े हैं। इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि आतंकियों को संरक्षण मिलता है हमारे देश में, अपने घरों में छुपा कर रखते हैं लोग, पकड़े भी जाते हैं कई बार। हमको तो सब पता है कि सेना में होता क्या है, हमको सब पता है। हम बोलना शुरू करें कि कैसे जो है सब कुछ फिट है, मेरा सब कुछ फिट है। कहेगा अंगूठा टेढ़ा है, कहेगा घुटना का हड्डी निकला हुआ है, 3 लाख रुपया दीजिएगा ना मेडिकल बोर्ड को, सब फिट हो जाइएगा।
हमसे पूछोगे, हम बताएंगे कि कहाँ जो है कैसे दाल पतली आती है, हम बताएंगे जो रिटायरमेंट जब हो जाता है तो किस तरीके से पेंशन लेने में उनको दोहराया जाता है, हम बताएंगे कि कैसे जो वहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है कि कैसे अगर आप सिपाही हैं और ऑफिसर हैं तो आपका कैंटीन से सामान लेने का कोटा अलग अलग होता है, हम बताएंगे कि कैसे लोगों को कठिन ड्यूटी दी जाती है, कैसे लोगों को आसान ड्यूटी दी जाती है। सेना पर सवाल उठाना, अग्निवीर योजना पर प्रश्न खड़े करना, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है ये सब। विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे राष्ट्र की गति को रोकने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। इनका मकसद है देश को कमजोर करना। आपने देखा होगा कि कैसे विदेशी सोरोस हो या विदेशी ऐसी संस्थाएं जो भारत का हित नहीं देखना चाहती, उनके सुर कांग्रेस के नेताओं के सुर से बिल्कुल मेल खाते हैं। अब देश कमजोर होगा तो देश के दुश्मनों को फायदा होगा, सरकार कमजोर होगी तो कांग्रेस को गद्दी मिलेगी। मित्रों, पीएम मोदी ने हमें चेताया है कि हमें इस षड्यंत्र को समझना होगा और इसे नाकाम करना होगा। बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, उनके चट्टे बट्टे इस खेल में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अब दूसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है जातिवाद। राहुल गांधी और कांग्रेस आज वही कर रहे हैं जो कभी जिन्ना ने किया था। जिन्ना ने धर्म के आधार पर देश में विभाजन पैदा किया। राहुल गांधी जाति के नाम पर लोगों को बांटकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जाति जनगणना से क्लैरिटी हो जाएगी। और जाति जनगणना तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। अब ये मत सोचिए कि जाति जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे, वो जाति का सर्वे है, मगर उसमें हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। मतलब क्या होगा, देश को पता लग जाएगा कि इस जात में इतने लोग हैं, दलित इतने, आदिवासी इतने, गरीब जनरल क्लास इतने, इनकी आमदनी इतनी है और हिंदुस्तान की संस्थाओं में इनकी इतनी भागीदारी है। तो पता लग जाएगा कि मीडिया में इतनी कंपनियां हिंदुस्तान की मीडिया को कंट्रोल करती हैं, इतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार इनको दे रही है और इस संस्था में इतने ओबीसी, इतने दलित, इतने। यही राहुल गांधी कभी मुस्लिमों में जाति की बात नहीं करते, जैसा कि पीएम मोदी कह रहे हैं। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई। जो लोग चांदी नहीं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। स्पष्ट है कि राहुल गांधी हिंदू समाज में जाति का जहर घोल रहे हैं। इस जहर का प्रकोप समाज के हर जाति के लोगों को झेलना पड़ेगा। आपको भले लग रहा हो कि शायद राहुल आपके हित में बात कर रहे हैं, परंतु वो आपके हित में नहीं, आपकी जड़ों को हिला रहे हैं। वो समाज में दरार पैदा कर सशक्त हिंदुओं को कमजोर करना चाहते हैं ताकि उनको राजनीतिक लाभ मिल सके, परंतु इसका फायदा सबसे अधिक खास मजहब के लोग उठाएंगे। वे कांग्रेस के वोटर्स हैं, इसलिए आपकी फरियाद सुनी भी नहीं जाएगी। थोड़ा सा विचार कीजिए, जब आक्रांता आपको जबरन खास धर्म कबूलने को कहेगा, जब आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर रखेगा, आपके घर आपकी जमीन हड़पने की कोशिश करेगा, तब आपको बचाने के लिए कौन खड़ा होगा? क्या राहुल गांधी खड़ा होगा या वो पड़ोसी खड़ा होगा जिससे राहुल गांधी ने आपकी दुश्मनी करा दी है, जाति के नाम पर आपको उससे अलग कर दिया है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कश्मीर में हो चुका है। आज जो बंगाल के कुछ इलाकों में हो रहा है वो देश के लगभग हर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हो रहा है। क्या वक्फ बोर्ड के नाम पर आपके गाँव
ईदगाहों और मंदिरों पर दावा नहीं किया जा रहा? क्या हिमाचल उत्तराखंड जैसे राज्य जहाँ 100% हिंदू आबादी होती थी वहाँ मुस्लिमों की बस्तियां नहीं बसाई? क्या विभिन्न राज्यों में और देश में अचानक डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश नहीं हो रही? क्या कारण है कि मुस्लिम गुंडों और दंगाइयों को चुनाव जितवाकर अच्छी छवि के लोगों को चुनाव हरवा दिया जा रहा है? मैं नूह के मामन खान की बात कर रहा हूँ। संकट के जो बादल अभी आपको दूर नजर आ रहे हैं, पलक झपकते ही आपके सर पर मंडरा रहे हो, उस समय आप अपने फैसले पर पछता रहे होंगे, स्वयं को कोस रहे होंगे। इसलिए जातियों में मत बटी। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए लोक लुभावन और मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करती और शासन मिलने के बाद राज्य कंगाल हो जाता है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों राज्य भयंकर कर्ज में हैं। हिमाचल के पास सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी के पैसे नहीं है। कर्नाटक में घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए रेगुलर डेवलपमेंट के स्कीम्स बंद करने पड़ रहे हैं। सरकार पर लोन बढ़ता जा रहा है जिसकी भरपाई आपके जेब से ही की जाएगी। कभी पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे तो कभी बेसिक जरूरत की चीजों की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी और आप तब ठगा हुआ महसूस करेंगे। हरियाणा के लोगों ने हिमाचल की स्थिति देख ली। हरियाणा के लोगों ने नूह में हिंदुओं पर हमला देख लिया, इससे वे सतर्क हो गए। इस तरह भारत के हर राज्य के लोगों को समझना होगा कि कांग्रेस का ये झूठा खेल उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हाल के चुनाव नतीजों ने दिखा दिया है कि जनता, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अब कांग्रेस की इस विभाजनकारी राजनीति को नकार चुके हैं। दलितों ने कांग्रेस के झूठ और जातिवादी राजनीति को ठुकराकर मोदी जी की विकास की राजनीति को चुना। यही कार्य महाराष्ट्र में करना होगा और यही कार्य झारखंड में करना होगा और यही कार्य देश के हर हिस्से में करना होगा। आपकी सुरक्षा और तरक्की के लिए आज के समय में भाजपा से बढ़िया राजनीतिक विकल्प है ही नहीं, क्योंकि मोदी जी की राजनीति ने यह साबित किया है कि विकास सबके लिए, जाति पाति के नाम पर नहीं बल्कि सभी भारतीयों के लिए। जनता ने इस बात को बखूबी समझा है कि देश को एकजुट रखने और उसे प्रगति की राह पर ले जाने का एकमात्र रास्ता विकास की राजनीति। तो दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण। कांग्रेस की साजिश और जातिवाद की राजनीति को नकारते हुए जनता ने मोदी जी की विकास की राजनीति को चुना है। ये याद रखिएगा। यह भी याद रखिएगा कि यह बदलाव भारत के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम जिसमें आप सबको शामिल होना है। आज के लिए इतना ही। राष्ट्र हित से जुड़े विषयों पर इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सैफरॉन इनसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।